नमस्कार प्यारे साथियों। जैसा कि आपकी अत्यधिक मांग पे कि हमारा एक सामाजिक सोशल साइंस का एक टॉपिक है, उससे रिलेटेड हमें एक रिवीजन क्लास चाहिए। तो ठीक है, इसी की बदौलत और आने वाले एग्जाम में रीड से संबंधित आपने देखा ही होगा कि रीड में जैसा कि मुद्रा एवं सार और इसके अलावा वैश्वीकरण, उपभोक्ता आंदोलन, ये रीड के एकदम फेवरेट टॉपिक है ना। रीट के टॉपिक है, इसके अलावा ये सेकंड गेट में भी इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं और आपके 10वीं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल लेके आया हूँ। ये सवाल आपके लिए रामबाण होंगे और मुझे लग रहा है कि इसी से बनते, अगर यही सवाल आएंगे मेरे हिसाब से, अगर नहीं आए तो इन्हीं से बनकर आएंगे। लेकिन आज की क्लास में आप पूरा समझ लोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आने वाली है। ये अपना मैंने खाली बोर्ड रखा है यहाँ पे वो चीजें आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा जो आप सही नहीं समझ पाओगे ना, वो अच्छे से अपन ना समझ पाएंगे। और चलो अब वक्त को अपन जाया नहीं करेंगे, ठीक है, और अपने टाइम का सदुपयोग करते हैं अपन, ठीक है। तो आप सभी को ये क्लास देखना है, जो आपका मंडे को जो एग्जाम है सोशल साइंस का, उसको आपको अच्छे से करके आना है। ये सिर्फ आपके लिए ही ये वीडियो लाया गया है, ठीक है। वरना हम एकदम एक एक पार्ट के हिसाब से पूरा रिवीजन करवाते, लेकिन आपने बोला एग्जाम है, एग्जाम के मद्देनजर जितने भी मिनट का हो, जितने भी घंटे का हो, एक हमें शॉर्ट वीडियो मिलना चाहिए। तो ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, छोटे से वीडियो के अंदर अपन इससे संबंधित सामाजिक की चारों किताबें, आपके इतिहास से संबंधित, लोकतांत्रिक से संबंधित और इसके अलावा आर्थिक विकास से संबंधित और इसके अलावा जो भी आपकी अगली जो भी है बुक्स, उस चारों के चारों बुक्स को इसी क्लास के अंदर समेटा जाएगा, ठीक है। तो वक्त को जाया नहीं करते हुए अपन ये शुरुआत करते हैं। आर्थिक विकास की समझ, ठीक है। तो आर्थिक विकास की समझ का ये अर्थ होता है वे आर्थिक क्रियाएं जो एक देश में चलती है, जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक वो किस प्रकार से आचरण करते हैं, उनसे संबंधित सारी समझ एक विद्यार्थियों में लाना, ठीक है। 10वीं क्लास के बच्चे हैं, उनमें छोटे ही एज में ये सब कुछ भाव व्यक्त करने के लिए उनको बताया जाता है और समझाया जाता है कि कैसे आगे बढ़ा जाए, ठीक है। इसीलिए इसी किताब का नाम है आर्थिक विकास की समझ। ये रीड, सेकंड गेट और इसके अलावा बड़े से बड़े एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है, ठीक है। चलो, पहला अपना टॉपिक है विकास। तो विकास एक ऐसा सूचक है जिसको अपन मान सकते हैं ये एक पैमाने के आधार पे सकारात्मक परिवर्तन है। कैसे परिवर्तन है? सकारात्मक परिवर्तन है। तो वैसे मैंने आपको क्लास में वृद्धि और विकास से संबंधित बताया था, विकास और वृद्धि से संबंधित बताया था। तो वृद्धि एक समय बाद रुक जाती है, जबकि विकास है जो निरंतर चलता रहता है। ये आपके जो वृद्धि होती है एक मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप से होती है, जबकि विकास है वो सिर्फ गुणात्मक होता है। देखो, वृद्धि हमेशा चलती रहती है। इसके अलावा विकास, सॉरी, ये रुक जाती है, एक समय के बाद रुक जाती है। और ये आपके हमेशा अनवरत रूप से, मतलब रेगुलर रूप से विकास चलता रहता है। ये कैसे परिवर्तन है? तो सकारात्मक परिवर्तन है। विकास कैसा है? सकारात्मक परिवर्तन है। इसके बाद में वृद्धि में वो सभी लेते हैं, जैसा कि गुणात्मक एवं मात्रात्मक। तो वृद्धि को अपन गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों रूपों में लेते हैं, जबकि जबकि विकास को केवल गुणात्मक रूप से लेते हैं। तो इसका तात्पर्य ये है, विकास की वह धारणा जो सकारात्मक परिवर्तनों से युक्त हो और गुणात्मक वृद्धि को दर्शाती है, वे सारी की सारी क्रियाएं आपके विकास के अंतर्गत रखी जाएगी। तो ये अपने एक पार्ट का एक आपका परिचय हो गया। क्या? परिचय, ठीक है। अब इसके बाद अपना जो पहला आपके है राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय का मतलब होता है एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा के भीतर संपूर्ण सेवाओं और इसके अलावा उत्पादों से प्राप्त होने वाली आय से है, ठीक है। एक वित्तीय वर्ष में, आपको पता है वित्तीय वर्ष मतलब 31 मार्च से, है ना, सॉरी, 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य का है, 31 मार्च का मध्य का है, उसे बोलते हैं अपन वित्तीय वर्ष। कैसा वर्ष? वित्तीय वर्ष। तो मेरा राष्ट्रीय आय की जैसे मैं परिभाषा लिखूं तो राष्ट्रीय आय का मतलब होता है एक वर्ष के दौरान या एक वित्तीय वर्ष में
देश की घरेलू घरेलू सीमा के भीतर सेवाएं एवं उत्पादों का या उत्पादन कुल मूल्य का कुल मूल्य ही किसी देश की राष्ट्रीय आय या फिर नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय कहलाती है। आ रहा समझ में आपको? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, अगर इंग्लिश में लिखे तो नेशनल इनकम, ठीक है। तो यही है आपकी राष्ट्रीय आय। तो एक वित्तीय वर्ष के अंदर देश की घरेलू सीमा के भीतर, ठीक है, जो सेवाएं व उत्पादन होता है उनका कुल मूल्य होता है, उसी को ही अपन किसी देश की राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आय से संबंधित जो आंकड़े होते हैं, राष्ट्रीय आय से संबंधित जो आंकड़े होते हैं वो आपके नीति आयोग प्लस एनएसएसओ बोलते हैं इसे, या फिर अपन इसे सांख्यिकी मंत्रालय कह सकते हैं ना। तो सांख्यिकी मंत्रालय के क्रियावर्धन में होता है सांख्यिकी मंत्रालय। इन दोनों के क्रियावर्धन के रूप में ये आंकड़े निर्धारित किए जाते हैं राष्ट्रीय आय के। राष्ट्रीय आय को अपन एक विकास का सूचक कहते हैं किसी भी देश का। तो ऐसे पूछा जा सकता है विकास का सूचक क्या है? तो राष्ट्रीय आय। किसी देश की राष्ट्रीय आय जितनी ज्यादा होगी तो माना जाता है उस देश का विकास उतना ही ज्यादा हुआ है, ठीक है। मेरे हिसाब से देखो आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। तो मैंने बताया यहाँ नीति आयोग प्लस सांख्यिकी मंत्रालय है जो कि राष्ट्रीय आय को एक उसके आंकड़े ज्ञात करता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है ये सांख्यिकी मंत्रालय है, ये अपना भारत सरकार का एक विशेष प्रकार है जिसे स्टेटिक एक मिनिस्ट्री के रूप में अपन कह सकते हैं ना, सांख्यिकी मंत्रालय, जिसे अपन एनएसएसओ या फिर कभी कभी केवल एनएसओ भी कहा जाता है, नेशनल स्टेटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, है ना। और ये है ऑफिस, ठीक है, तो कार्यालय ऑफिस एक रूप में, ठीक है। तो इसी के माध्यम से अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा जो वर्तमान में आप जो नीति आयोग देख रहे हैं, हमारी जो वर्तमान सरकार है जिसके एक मुख्य प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा 2015 में एक अपना योजना आयोग चल रहा था। कौन सा चल रहा था? योजना आयोग को समाप्त करके उसकी जगह आपके नीति आयोग लाए थे। ये आपको इतनी चीजें याद रखनी है एक राष्ट्रीय आय से संबंधित। इसके बाद में अपना अगला है, देखो ये सारे टॉपिक है और ऐसे ही पूछे जा सकते हैं। शिशु मृत्यु दर, तो एक वर्ष में 1000 जीवित रहने वाले बच्चों पर मरने वाले शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु दर के नाम से जाना जाता है। शिशु मृत्यु दर, तो शिशु मृत्यु दर होता है एक वर्ष में 1000 जीवित बच्चों पर या शिशुओं पर मरने वाले या मृत्यु को प्राप्त होने वाले शिशु की दर को शिशु मृत्यु दर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। शिशु मृत्यु दर, एक वर्ष में 1000 जीवित बच्चों पर मरने वाले शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु दर के नाम से जाना जाता है। मेरे हिसाब से जो मैं आपको बता रहा हूं कम टाइम में वो आपके लिए अच्छा होगा, एक रिवीजन का काम करेगा। अब है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का तात्पर्य ये होता है एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति द्वारा कितने रुपए की एक राशि प्राप्त की गई। एक पूरे वित्तीय वर्ष की बात की जा रही है। प्रति व्यक्ति आय मतलब एक पूरे वर्ष की जो आय है एक ही व्यक्ति की, उसे अपन प्रति व्यक्ति आय के रूप में मान सकते हैं। इसके बाद में आपका जो अगला है साक्षरता दर। तो आप साक्षर किसे कहोगे? तो ऐसा व्यक्ति या ऐसा एक बच्चा जो 7 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है और थोड़ा बहुत अगर वो पढ़ना लिखना जानता है,
ठीक है, थोड़ा बहुत अगर वो पढ़ना लिखना जानता है तो उसे अपन साक्षर की श्रेणी में लेंगे। ठीक है, 7 वर्ष से ऊपर का बालक वो जो थोड़ी बहुत अपनी नॉर्मल जो आधुनिक रूप से जो बोल पाता है एक बच्चा, अगर वो बोलने में सक्षम है तो वो आपकी हो जाएगी साक्षरता दर। इसके बाद में है औसत दर, औसत आय, सॉरी, ठीक है, औसत आय, जिसे अपन कह सकते हैं एक वित्तीय वर्ष में एक आय का एक गणना होती है, उस पूरी गणना को अपन औसत आय के रूप में दर्शा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपके पहले ही टॉपिक में आया है भूमिगत जल। तो भूमिगत जल ये एक आपको पता है जल संसाधन से संबंधित है। तो भूमिगत जल का मतलब होता है जो भूमि के अंदर का जल, बोरवेल के माध्यम से और इसके अलावा विभिन्न प्रकार की तकनीकों के माध्यम से अपन के भूमिगत जल का एक भाग लोगों के द्वारा सिंचित कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी नीचे की प्लेट में फ्लोराइड का नाम एक तत्व है, उसकी अधिकता हो जाती है। तो इसी के बारे में अपन को ये बताया गया है भूमिगत जल, ये जल संसाधन से संबंधित है। इसके बाद है संसाधन। तो संसाधन से जैसा कि आपको तात्पर्य होगा प्रकृति से वे प्राप्त वे सभी पदार्थ या वस्तुएं जो मानव के द्वारा दोहन या उनका मानव के द्वारा उपभोग किया जाता है, संसाधन कहलाते हैं। संसाधन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन संसाधनों का प्रयोग अपन वापस कर सकते हैं, रीयूज, रिसाइकल के रूप में जिन संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं, उन संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन के नाम से जाना जाता है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनका अपन पुनः प्रयोग या रिसाइकल, रिसाइकल या रीयूज, वे संसाधन जिसका अपन रीयूज कर सकते हैं, पुनः उपयोग कर सकते हैं, वे संसाधन अपन के नवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तो ये एक ऊर्जा के माध्यम है जिनका अपन पुनः उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा है आपके अनवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिनका अपन पुनः उपयोग नहीं किए जाते तथा भविष्य में समाप्त होने वाले संसाधन होते हैं। वे संसाधन जो भविष्य में उपयोग नहीं किए जाते हैं और भविष्य के अंदर ऐसा एक समय आएगा जब समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, जब संसाधन का ये टॉपिक आता है नवीकरणीय और अनवीकरणीय, तो इसके साथ आता है सतत पोषणीय विकास। तो सतत पोषणीय विकास का तात्पर्य है, सतत पोषणीय विकास का तात्पर्य है विकास के उन सभी पहलुओं को साथ में रखना, लेकिन भविष्य की आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर सभी संसाधनों का उपयोग किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मुख्य रूप से 17 प्रकार के सतत पोषणीय लक्ष्य या उद्देश्य निर्धारित किए हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया है, सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास का तात्पर्य है ऐसा विकास का पहलू जिसमें वर्तमान के साथ साथ आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को भी ध्यान में रखकर संसाधनों का उपयोग किया जाता है। मतलब एक ऐसा टाइम आएगा जब संसाधन पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे, या फिर वे संसाधन जिनका अपन उपयोग कर रहे हैं लेकिन आने वाली भविष्य की पीढ़ियां हैं, उन संसाधनों तक उनकी पहुंच नहीं हो पाएगी। तो ठीक है, ये संसाधन और संसाधन के 2 प्रकार, और उसके बाद में है सतत पोषणीय विकास। अब आपको पता ही होगा, वैसे तो आपने संसाधन में अच्छे से पढ़ा होगा एक भूगोल के टॉपिक के रूप में, अगर आप वापस देखना चाहे तो संसाधन को मुख्य रूप से या फिर मोटे तौर पर 4 प्रकार से बांटा जा सकता है। कौन कौन से? जैव अजैव संसाधन, इसके बाद में स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, और इसके अलावा आपके अधिकारिता के आधार पर। तो ये जो संसाधनों के प्रकार है वो अपन, ये एक आर्थिक विकास की समझ आपकी पुस्तक पूरी हो जाएगी, फिर अपन पढ़ने वाले हैं। ओके, इसके बाद में जो अपना अगला टॉपिक है जैसा कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। वैसे तो अपन अभी समझे थे सतत पोषणीय विकास, तो प्रकृति से प्राप्त होने वाले सभी संसाधनों का मानव द्वारा जो दोहन किया जाता है उसी को ही अपन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कहते हैं, मतलब सतत पोषणीय विकास। इसके बाद में नवीकरणीय और अनवीकरण का अभी अपन ने मतलब समझ लिया था। इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र।
भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? प्राथमिक क्षेत्र, फिर आता है द्वितीयक क्षेत्र। कौन सा? द्वितीयक क्षेत्र। और इसके बाद आता है तृतीयक सेवा क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र जिसे अपन सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है ना, सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब प्राथमिक क्षेत्र में वे सभी संसाधन आते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। इसका मतलब कृषि, पशुपालन, डेयरी उद्योग, ठीक है। तो वे सारी क्रियाएं जो अपन के प्रकृति से जुड़ी हुई है, वे सारी की सारी क्रियाएं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसके बाद है आपका द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में वे क्षेत्र आते हैं प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को मूल्यवान वस्तु के रूप में बदलते हैं। उसे विनिर्माण कहते हैं। क्या? विनिर्माण। अर्थात उद्योग धंधे से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं वो आपके द्वितीय क्षेत्र से संबंधित हैं। मतलब प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जो भी कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित जो भी दूध वगैरह मिला उसको उद्योगों में लाएगा और दूध को एक पनीर के रूप दिया गया। उसके अलावा कृषि से प्राप्त सारे के सारे जो एक कच्चे पदार्थ थे उनको एक मूल्यवान वस्तु के रूप में चेंज किया गया। उसे ही अपन विनिर्माण के माध्यम से या विनिर्माण उद्योग के नाम से जानते हैं। इसके बाद है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में आपके परिवहन एवं सूचना संचार वगैरह है, वो सारे संचार के साधन, सूचना संचार के साधन जिसके माध्यम से ये जो एक विनिर्मित पदार्थ है, मूल्यवान वस्तु को मार्केट के अंदर ले जाया जाता है बेचने के लिए, है ना। तो ये सब होते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के रूप में अपन ने ये समझा कि अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्रक होते हैं और पूरी की पूरी जनसंख्या को इन्हीं क्षेत्रकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आया समझ में? चलो, अगर आपने मेरी क्लासों को अच्छे से पढ़ा है और स्कूल में अच्छे से पढ़ा है तो मेरा एक एक वर्ड आपके कानों तक बिल्कुल जा रहा होगा। इसी के बाद आपका जो पहला टॉपिक अपन ने कर लिया भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, वही 3 क्षेत्रक होते हैं। अगर आप 11th और 12th में जाते हो तो यही जो तीसरा जो सेवा क्षेत्र है जिसे तृतीयक क्षेत्र कहते हैं, इसी को ही आगे 2 भागों में बांटा जाता है, चतुर्थ और पंचम। ठीक है, तो ये आपका आने वाली क्लासों में काम आएगा। 10th की क्लास के लिए इतना ही है। फिर सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद मतलब होता है किसी देश ने कितना विकास किया है, वह उसका जो होता है एक सूचकांक होता है, उसी को ही सकल घरेलू उत्पाद के या फिर जीडीपी के नाम से जाना जाता है। तो जीडीपी किसी देश की विकास का एक पैमाना है ना, इसी को ही अपन जीडीपी के नाम से जानते हैं। जीडीपी के आधार पे कह सकते हैं किसी देश ने कितना विकास किया है। जैसे अर्थव्यवस्था के रूप में भारत अभी 5वें स्थान पे है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के रूप में भारत भी 5 बड़ी एक देश विश्व की जो शक्तियां हैं उसमें शामिल कौन सा है? भारत, अपना प्यारा भारत। ठीक है, ये आपका हो गया जीडीपी। इसके बाद है संगठित और असंगठित रूप में क्षेत्रकों का वर्गीकरण। आपने एक उदाहरण के माध्यम से पढ़ा होगा, जिस प्रकार एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति जो मुख्य रूप से अगर वो छुट्टियां कर लेता है तो उसका पेमेंट कटौती कर दी जाती है। उसके बाद उसे कोई भी विशेष प्रकार का शुल्क या पेंशन नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर सपोज दैट वो काम करते करते थक जाता है या फिर काम छोड़ देता है तो इसके बाद उसे अतिरिक्त वेतन नहीं दिया जाता अगर वो घर पे बैठता है।
वो हो गया आपके असंगठित। कैसा? असंगठित। अब मैं संगठित का उदाहरण दे रहा हूं। जैसा आपने देखा होगा, कोई एक व्यक्ति है जिसने अपनी अच्छी पढ़ाई की, इसके बाद किसी गवर्नमेंट सेक्टर में लग गया है। गवर्नमेंट सेक्टर में लगने के बाद अगर वो अपनी अच्छी सेवाएं देता है तो उसको पेंशन से संबंधित और इसके अलावा किसी दौरान उसने अवकाश प्राप्त किया है किसी कारणवश, तो भी उसे सैलरी, मतलब संगठित और असंगठित यही क्षेत्र होते हैं। इसे अपन जोड़ सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के रूप में, नौकरी या जॉब करने वाले, और इसके बाद में ये अपने गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले। इसके बाद में स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र कितने होते हैं? तो स्वामित्व का मतलब होता है कौन मालिकाना हक रखता है। वे क्षेत्र जिन पर सार्वजनिक रूप से दोनों सभी का जो एक अधिकार रहता है उसे अपन सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। और वे क्षेत्र जिनका सिर्फ एक व्यक्ति या फिर पर्सनल जिसका रहता है व्यक्तिगत, क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति विशेष या फिर पर्सनल जिसका एक हक रहता है उसे अपन कहते हैं अपन निजी क्षेत्र के एक निजी क्षेत्र के रूप में संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके बाद में ये आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के इतना ही पढ़ना है। और इसके अलावा एक सवाल आता है, हमारा जब भारत देश आजाद हुआ था उस समय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत माना जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र का, है ना। अब वापस वर्तमान के दौर में अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र। देखो, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र में वे परिवहन सेवाएं वगैरह और इसके अलावा जो भी काम करते हैं जैसे टीचर वगैरह गवर्नमेंट, इसके अलावा वकील वगैरह, वो सारे लोग तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी एक आपके प्रश्न आ सकता है जैसे विभिन्न प्रकार के नाई वगैरह, ठीक है, और इसके अलावा वकील, ठीक है, ऐसे 2-4 उदाहरण दे सकते हैं और उनको आप छांटिए, प्राथमिक क्षेत्र में किसे लोगे, द्वितीय क्षेत्र में किसे लोगे और तृतीय क्षेत्र में किन्हें बांट सकते हो। इसके बाद में आपका अगला है मुद्रा और साख। मुद्रा और साख, ये आपका जो रीट है, रीट प्री और मेंस दोनों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। तो मुद्रा एवं साख का मतलब होता है एक अपन को मुद्रा एवं साख से संबंधित ये जो सारी जो व्यवस्था करता है वो सर्वोच्च संस्था के बारे में पढ़ना है। तो मुद्रा एवं साख से संबंधित सारी व्यवस्थाएं वगैरह करती है उसको कहते हैं आरबीआई। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना पूछी जाती है तो 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 ये किसी देश में आरबीआई जो जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 की हुई है, ये बैंकों का बैंक है। कैसा बैंक है? बैंकों का बैंक है। मतलब कि देश के अंदर जितने भी बैंक हैं उन सब पर जो सबसे बड़ा बैंक है उसे कहते हैं बैंकों का बैंक, सर्वोच्च बैंक है, जिसे अपन कह सकते हैं केंद्रीय बैंक। कैसा बैंक? केंद्रीय बैंक। मतलब ये देश के अंदर सारी व्यवस्थाएं देखता है और इन बैंकों को एक अपनी मुद्रा साख कैसे रखनी है, लचीली रखनी है, कठोर रखनी है, किस किस प्रकार कहाँ लोन देना है, ये सारी जो व्यवस्थाएं देखता है ये कौन है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसीलिए इसी बैंकों का बैंक केंद्रीय बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आरबीआई से संबंधित अपन जो इस टॉपिक में पढ़ेंगे मुद्रा एवं साख, तो ध्यान रखना है लोन लेने से संबंधित। और इसके अलावा बैंक को ये निर्धारित करता है, ये वाला आरबीआई कहता है कि बैंक जो व्यवसायिक क्षेत्र में उसको इतना लोन 1 वर्ष के अंदर देना ही चाहिए। तो ये जो सब कुछ एक नियामक के रूप में एक नियंत्रण जो प्राप्त करता है, इसलिए इसे नियंत्रण या नियामक बैंक कहते हैं। नियंत्रण या नियामक बैंक। तो सारे के सारे जो बैंक होते हैं उन पर नियम कायदे कानून तय करता है कौन? आरबीआई। आरबीआई यही है, केंद्रीय बैंक है और यही तय करता है कि आपको व्यवसाय को एक ठेले वाले या रेहड़ी वाले होते हैं उनको आप एक बैंक के माध्यम से छोटा लोन दो और एक छोटे लोन से वो अपना एक व्यवसाय कर पाए। ठीक है, तो ये सब कुछ कौन कौन तय करता है? आरबीआई। इसके बाद में अगला है आपके आरबीआई के बारे में। तो आपको पता ही होगा, आपने जो पुराने नोट देखे थे 1000 और 500 रुपए के, तो 1000 और 500 रुपए के जो नोट थे
मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, एक रात आप सोए, उस रात जो डेट थी आपके लगभग 16 नवंबर, 8 या फिर 16 नवंबर एक डेट थी 2016 में। उस रात रात को 8 बजे लाइव आए और बोला आज के बाद जो आपकी पेटियों में, आपकी अलमारियों में जो 500 और 1000 के जो नोट हैं वो आज से बंद हो रहे हैं ना। तो वो नोट बंद किए गए और लोगों को बोला गया कि इस डेट तक आपके घर में जितने भी पैसे हैं 500 और 1000 के, आइए और बैंक में एक लंबी लाइन के माध्यम से सभी को चेंज करके जो अभी एक मान्य चल रही है मुद्रा है उसमें चेंज कर दीजिए, नहीं तो एक डेट के बाद वो पैसे आपके कोई काम के नहीं होंगे। सभी के कान खड़े हो गए। हमारी माताएं जो एक पैसों को एक कागज में, इसके अलावा ओढ़ने वाली चुंदड़ी में बांध के रखती थी, सबकी आंखें खड़ी हो गई। बोला ये क्या कर दिया मोदी जी ने। तो इनका जो एक विशेष प्रकार की उन्होंने जो क्रिया की थी उसी को ही विमुद्रीकरण के नाम से जाना जाता है। क्या है? विमुद्रीकरण। तो इसके माध्यम से उन्होंने पुराने प्रकार की नोट या करेंसी को बंद करके अगले ही महीनों के अंदर सारी पुरानी करेंसी को लेकर एक नवीन 500 और 2000 का नोट को जारी किया। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया होती है, इसे ही विमुद्रीकरण के नाम से जाना जाता है। और विमुद्रीकरण के माध्यम से अगले जो नए नोट निकले 2000 और 500 के, उनसे संबंधित जो छपाई के रूप में जो प्रयोग किया था, जिसने किया था वो मुख्य रूप से कौन थी? आरबीआई। इसके बाद जब काले धन पर शिकंजा मोदी जी ने कसना चाहा फिर भी नहीं हो पाया, इसलिए लोगों ने 2000 के नोट का गलत उपयोग लिया। तो थोड़े टाइम बाद मोदी जी ने वापस घोषणा करके 2000 नोट के जो थे उसे भी बंद करके या फिर जो भी अगले नए नोट 2000 के छपने बिल्कुल बंद कर दिए। आ रहा समझ में? इसके बाद मुद्रा की उत्पत्ति। यहाँ मुद्रा की उत्पत्ति अपन ऐसे समझेंगे, आप इतिहास से परिचित होंगे ना, फिर या फिर आपने कभी ना कभी इतिहास में देखा होगा कि गुप्त काल से पहले भी राशियां होती थी, एक सिक्के होते जिसे अपन जीतल का, तांबे का, चांदी का, सोने का। तो आज की जो एक पेपर करेंसी है, पेपर के नोट है, पेपर की करेंसी या नोट है, उसकी जगह गुप्त काल और गुप्त काल से पहले जीतल, तांबे, चांदी, सोने आदि की मोहरों के रूप में सिक्के प्रयोग किए जाते थे। जब इनका बहुत ज्यादा लोगों ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया, इसीलिए धीरे धीरे तांबे की और जीतल की और लोहे की और विभिन्न प्रकार के शासक चेंज हुए। तो आज का ये है, मतलब शासकों ने अपनी मुद्रा को चेंज कर दिया था। तो मुद्रा की उत्पत्ति वहां से मानी जाती है, माना जाता है गुप्त काल। क्या? गुप्त काल से भी पहले मुद्रा का जो एक आकर्षण था वो सिक्कों के रूप में था। किसका? सिक्कों के रूप में। आज आप किसमें मान रहे हो? विभिन्न प्रकार के सिक्के, 1-1 रुपए, 5-5 रुपए, 10-10, और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के ऐसे लोक नेता जिनका बर्थडे वगैरह हो तो एक बड़ा सिक्का छापा जाता। आपको पता है ना, जैसे 375 का, 2000 का, 1000 का सिक्के आते हैं ना, तो वो करेंसी। ठीक है, तो आजकल अपन जो नोट यूज कर रहे हैं उसे अपन पेपर करेंसी कह सकते हैं। उस समय विभिन्न प्रकार के धातु से संबंधित सिक्के। तो यही है आपका मुद्रा की उत्पत्ति। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक, तो मैंने बताया आपको, केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक, एक विनियमित करता है, महंगाई की दर को निश्चित करता है, और इसके अलावा इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है आरबीआई के विशिष्ट नियम के द्वारा। आरबीआई का मुख्यालय और आरबीआई मुख्य रूप से 4 स्थान है, तो आपको कमेंट करके बताने हैं आरबीआई वो कौन से 4 स्थान है जहां से अपने नोट छापता है। ठीक है, तो उसी चारों के अलावा अब आप पूछोगे कि देश के अंदर अगर चारों तरफ पैसों की कमी है तो आरबीआई ऐसा ना करे कि रात को पैसे ढेर सारे छाप दे और लोगों में पैसे ही पैसे हो जाए और जो समस्या है वो दूर हो जाए। तो आरबीआई ऐसा नहीं कर सकती और सरकार भी ऐसा नहीं कर सकती। सरकार को ऐसा कुछ करने के लिए वहां पर उसी ही मात्रा में एक सोना गिरवी रखना पड़ता है। जैसे ही वो सोना रखेगी तो आरबीआई उतना ही करेंसी के रूप में नोट छाप के सरकार को देगी कि ये लीजिए आपका धन।
ठीक है, तो ऐसे ही मन चाहा कोई भी धन नहीं छाप सकता, क्योंकि ये देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। फिर है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसका नाम है नाबार्ड। क्या बोलते हैं? नाबार्ड। ये एक ऐसी संस्था है, ये एक ऐसी संस्था है जो आपके कृषि और इसके अलावा ग्रामीण से संबंधित जो एक विशिष्ट प्रकार के लोन होते हैं जो किसानों को उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, अब कभी कभी ये पूछा जाता है, कभी कभी ये पूछा जाता है नाबार्ड, नाबार्ड और आरबीआई में अंतर क्या है? तो आरबीआई है वो बैंकों का बैंक है, जबकि नाबार्ड है वो आरबीआई के अंतर्गत नीचे बैंक है। अभी बताया था ना मैंने, बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। इसीलिए, और ये केवल हाउस से संबंधित और इसके अलावा कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार के सिंचाई के रूप में साधन है, उनको प्राप्त करने के लिए किसानों को लोन देता है नाबार्ड। आया समझ में? आपको यही पढ़ना है ना, शॉर्ट रिवीजन यही होगा। इसके बाद में एनएसएसओ, इसके बारे में अपन ने अभी पढ़ा ही था। मैंने बोला था नीति आयोग, नीति आयोग से पहले था योजना आयोग, तो योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग लाया गया, और राष्ट्रीय आय की जो आंकड़े होते हैं वो एनएसएसओ द्वारा तथा नीति आयोग द्वारा तत्वावधान में तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में मुद्रा विनिमय। तो मुद्रा विनिमय का तात्पर्य है, आप जैसे मार्केट में जाते हो कोई चीज लेने, तो आजकल आप मुद्रा का एक माध्यम बन गया है, आप पैसे दो और चीज लो। लेकिन एक पहले टाइम था तब वस्तु विनिमय था। कैसा था? वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय से तात्पर्य होता है, अगर आपको चावल चाहिए, अगर आपको चावल चाहिए तो सामने वाले को आप कोई चीज दूसरी देकर उसके बदले चावल ले आओ। इसके अलावा आपको अगर जूता चाहिए, अगर आपको जूता चाहिए तो आपको ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसको जूते चाहिए, सॉरी जिसके पास जूते हो, ठीक है, तो उससे आप जूता खरीद सकते हो, इसकी बदौलत अपने पास से जो वस्तु है उसको देकर। तो ये था आपका वस्तु विनिमय। जबकि अभी जो एक माध्यम बना हुआ है वो है मुद्रा विनिमय। 2 किलो शक्कर लेने जाओगे क्या, उसके बदले कोई अपना कुछ गिरवी रखोगे? आज ऐसा नहीं है। तो यही है मुद्रा विनिमय और वस्तु विनिमय। इसके बाद में है आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग से मतलब ये है, जैसे मुझे तो आपके, मैं वस्तु विनिमय की बात कर रहा हूं, तो वस्तु विनिमय से मुझे तो जूता चाहिए, लेकिन अब मुझे ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसको जिसके पास जूते हो, ठीक है, और इसके अलावा मेरे पास अनाज का एक कट्टा है, वो कट्टा ले और मुझे जूता दे। तो ऐसा जो मुझे आवश्यकताओं के रूप में ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा, और इसे ही कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। आया समझ में? ये ऐसे ही आपको देखना है। इसके बाद मुद्रा के आधुनिक रूप, वैसे तो मैंने यहाँ आपको बता दिया है। तो गुप्त काल में मुद्रा के सिक्कों के रूप में तांबा, चांदी वगैरह सोने के सिक्के जारी किए जाते थे। वर्तमान में लोहे के रूप में अपन सिक्के हैं, और इसके अलावा नोट जारी है, जो अपन विभिन्न मुद्राओं के माध्यम से अपन चीजों को खरीदने और लेने देने में, लेन देन में प्रयोग करते हैं। इसके बाद में बैंकों का ऋण संबंधी गतिविधियां। अब आपको पता है, जब कोई बैंक किसी के पास अपना कुछ जमा, जैसे आपके पास एक आय का एक क्षेत्र है जिसके माध्यम से आपने कुछ बचाया और आपने बैंक को दे दिया, एक आपको डिपॉजिट करवा दिया, जिसे अपन एक फिक्स डिपॉजिट या आवर्ती के रूप में, एक जिसे आप कहते हो ना, एक आवर्ती के रूप में एक फिक्स टाइम पे आपने जमा किया, तो बैंक क्या उस फिक्स जमा तक आपका वेट करेगा क्या, या पैसे वो अपने पास रखेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं। 10वीं की किताब में ऐसा एक चित्र बना हुआ है जिसमें आप बैंक को पैसा दोगे, बैंक जिसको लोन चाहिए उसको, इससे अपन को जो लोन के रूप में एक ब्याज दे रहा है उससे अधिक ब्याज वसूलेगा और अपने पास रखेगा, और 15% वो अपने पास सुरक्षित रखेगा। जैसे अपन लेने जाएंगे तो अपन को 15% देगा, बाकी के नहीं देगा। इसीलिए अपन कहोगे, अपन जाके कहेंगे बैंक से कि नहीं हमें तो पूरा चाहिए, तो आपको 4 से 5 दिन का एक टाइम देगा, उस टाइम के बाद आपको पूरी राशि दे दी जाएगी। तो ये बैंकों की जो गतिविधियां है, विभिन्न प्रकार के बैंक और लोगों के मध्य जुड़ी हुई होती है। मैं अगर बैंक का एक हितधारक हूं, या फिर मैं एक बैंक का एक मालिक हूं, तो आप मेरे पास आओगे, जैसे ही अपना एक फिक्स डिपॉजिट जमा कराओगे, मैं अपने पास नहीं रखूंगा। मैं अगर मेरे पास रखूंगा तो आपको, अब जब
8 साल या 15 साल के बाद आओगे तो वो पैसे और मैं ब्याज कहां से दूंगा, इसलिए मैं वो राशि है किसी और व्यक्ति को या फिर बैंक को दे दूंगा अधिक ब्याज पे। तो ऐसे ही बैंकों की गतिविधियां होती है। फिर साख की विभिन्न प्रवृत्तियां, तो साख की विभिन्न प्रवृत्तियों के तहत आप दो मान सकते हो, अनुचित और उचित। कैसे? जैसे आपने लोन लिया किसी साहूकार के पास, किसी दोस्त के पास, किसी रिश्तेदार से, तो वो जो लोन होगा वो अनुचित लोन होगा या अनुचित साख से संबंधित लोन होगा। कैसे? सपोज दैट आपने जो लोन लिया है वो लोन आप टाइम पर नहीं चुका पाए, तो वो आपसे मतलब आपसे जबरदस्ती करेगा या फिर आपके साथ कुछ गलत करेगा। ठीक है, यही लोन आपने अगर किसी संस्था से लिया है तो उसे अपन कहते हैं अनुचित या फिर सॉरी उचित शाखाओं के माध्यम से, जिसे अपन कह सकते हैं औपचारिक और अनौपचारिक। देखो कौन सी? औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक में आप साहूकार वगैरह लोगे, किसे? साहूकार, रिश्तेदार, जिनसे भी आप एक लोन के रूप में लेते हो। और औपचारिक शाखाओं के रूप में वो बैंक हो सकते हैं, ठीक है, और मुख्य रूप से बैंकों की जुड़ी हुई जो संस्थाएं होती है या फिर नाबार्ड वगैरह वो हो सकती है। ठीक है, तो उनके माध्यम से जो एक विशेष प्रकार की संस्थाएं होती हैं जो सरकार से जुड़ी हुई होती है, तो इन पर एक विशेष प्रकार की नकेल कसी हुई होती है, एक विशेष प्रकार के उनके ऊपर कोई नियामक के रूप में होते हैं। इसीलिए हमें जब भी लोन लेना चाहिए औपचारिक संस्थाओं की ओर जाना चाहिए, अनौपचारिक की ओर कभी भी नहीं। तो यही है आपके मुद्रा की साख की दो विभिन्न प्रवृत्तियां है। इसके बाद में निर्धन एवं स्वयं सहायता समूह। तो निर्धन एवं स्वयं सहायता से संबंध है। आपने देखा होगा आपके घरों के आसपास 10 से 20 लेडीज साथ में मिलती है और अपने एक विशेष प्रकार का समूह बनाती है और उसे एक विशेष नाम देती है। इसके बाद एक दिन में कुछ वो राशि, सभी राशियां मिला के, जैसे 10 महिलाएं हैं, 10 ने एक ऐसा कुछ एक डब्बा बनाया, उसमें 20-20 रुपए सभी ने रखे। जैसे 12 महीने या फिर 2 साल हो जाते हैं तो इन लेडीजों के द्वारा जो एक जमा राशि की गई है वो बहुत सारी हो जाती है। तो जिसके माध्यम से उसी 20 महिलाओं में से किसी को भी लोन की जरूरत हुई तो उसमें से दे दिया जाएगा और उससे एक नाम मात्र का ब्याज लेकर एक काम किया जाता है। तो इसे ही अपन कहते हैं स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह, जिसे अपन कह सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ फिर हेल्प फिर ग्रुप। तो ये जो एक महिलाओं का देखते हैं आपने आजकल ग्रामीणों में देखा होगा, इसका बहुत ही ज्यादा चलन चल रहा है। ठीक है, तो निर्धन के लिए स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो विभिन्न रूप से भूमिका निभाता है उनकी स्थिति को सुधार करने में। आया समझ में? महिलाओं के माध्यम से एक राशि जमा की जाती है और एक साल विशेष एक राशि ज्यादा इकट्ठी हो जाती है। फिर उन 20 महिलाओं में से, संख्याओं में 20 महिलाएं हैं, उनमें से किसी को भी लोन की जरूरत पड़ती है तो वो लोन निकाल कर अपना काम कर देगी और विशेष टाइम के बाद जो नाम मात्र का लोन और जो राशि ली है वो वापस उसी डब्बे में रख दी जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद देखो एक विशेष प्रकार का नाम है, ये मैंने प्रश्न आपको नोट भी करवाया था। बांग्लादेश, आपने देखा होगा भारत का एक पड़ोसी देश है, इसमें और अभी नेपाल में किस प्रकार की समस्याएं चल रही थी। तो नेपाल में आपने देखा होगा केपी शर्मा ओली, जो कि एक विशेष रूप से अपने पद से इस्तीफा देने के बाद वहां पर भी एक सैन्य शासन के रूप में लागू हो चुका था। इसके साथ ही बांग्लादेश में शेख हसीना थी। अभी आपने 2 दिन खबरों में देखा होगा शेख हसीना को फांसी की सजा दे दी गई है। कैसी? फांसी की सजा। और भारत को बोला गया है कि भारत वालों आप शेख हसीना को किसी भी हालत में हमें आप हमारे हवाले कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने जो एक भीड़ थी उस पर बमबारी और इसके अलावा उन्हें एक गोलियों से भून देने की एक ऐसी गलत हरकत की है जिसकी वजह से हम उस शेख हसीना को नहीं छोड़ने वाले। तो बांग्लादेश बांग्लादेश एक ऐसा ग्रामीण क्षेत्र है, मतलब वो देश बड़ा अच्छा है, ठीक है, वहां मुस्लिम वगैरह जनसंख्या है, लेकिन वहां पर एक नाम आता है मोहम्मद यूनुस, जो वर्तमान में जो बांग्लादेश की सरकार है आपके शेख हसीना छोड़ चुकी है, इसके बाद जो चला रहे हैं वो यही है मोहम्मद यूनुस।
तो मोहम्मद यूनुस को 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्होंने ही बांग्लादेश में बहुत सारे ग्रामीण बैंकों की स्थापना की थी। ओके, नोबेल पुरस्कार 2006 मोहम्मद यूनुस, वर्तमान में सरकार में कौन है? मोहम्मद यूनुस यही है। ओके, बांग्लादेश शेख हसीना, नेपाल काठमांडू, केपी शर्मा ओली, फिर बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ये सब कुछ आपको रिकॉल होना चाहिए ना। तो इसी प्रकार से अब में जो एक टॉपिक है उसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, उन्हीं क्षेत्रों का वैश्वीकरण के रूप में प्रभाव अपना पड़ने वाले हैं। देखो 3 वर्ड लिख रहा हूं, एलपीजी, आप कहोगे लिक्विड पेट्रोलियम गैस, घर में जो अपन रोटी पकाते हैं वो, तो वो कभी नहीं है, वो कभी नहीं है। यहाँ पे तीनों वर्डों का मतलब अलग है। वो क्या मतलब है मैं बता रहा हूं। 1990 में या 1991 में, 1990 और 1991 में जब हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा भंडार, क्या लिख रहा हूं मैं? विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरह से खाली हो चुका था। कैसा? खाली हो चुका था। उस समय हमारे जो वित्त मंत्री थे, उस समय जो हमारे वित्त मंत्री थे उनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री थे, उस समय जो एक विदेशी मुद्रा का भंडार खाली हो चुका था, तो देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई थी। तब वित्त मंत्री जो कांग्रेस के मुख्य रूप से माने जाते हैं, इन्होंने सलाह दी कि अपन को देश में एलपीजी लानी चाहिए। तो सभी ने कहा ये एलपीजी क्या है आखिर? तो एलपीजी का मतलब होता है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। देखो मैं लिख रहा हूं, उदारीकरण, फिर निजीकरण और इसके बाद में है आपका वैश्वीकरण। तो इससे क्या होगा? तो इससे आपको पता है विदेशी मुद्रा भंडार जो खाली हो चुका है, तो अपन को एक देश को, देश की जो व्यवसाय, जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं, उसे उदार बना देना चाहिए। इसके बाद देश के विभिन्न हिस्सों में हमें निजीकरण का एक माध्यम अपनाना चाहिए। कैसे? अपन जो आज जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें किसी प्राइवेट कंपनियों को हिस्सेदारी कीजिए। आपको पता है आज बिजली विभाग, रेलवे विभाग सब प्राइवेट हो चुका है ना, जिसमें एक युवाओं की एक नौकरी के रूप में संकट जरूर गहराया है, लेकिन अपन ये मान सकते हैं इसी उदारीकरण के माध्यम से देश का विदेशी मुद्रा भंडार है वो आज काफी अच्छे रूप में चल रहा है। तो ये जो सब कुछ जो सलाह देने वाले थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो वैश्वीकरण उन्होंने निजीकरण के रूप में, निजीकरण के रूप में, उदारीकरण के रूप में और वैश्वीकरण के रूप में। तो उदारी, देश की सारी सेवाओं को उदार किया गया, देश की व्यवस्थाओं को, विदेश नीति को उदार किया गया, जिसके माध्यम से बाहर की कंपनियां या बहुराष्ट्रीय कंपनियां या प्राइवेट कंपनियां अपने यहाँ आने लगी। तो प्राइवेट कंपनियां आने से देश के जो एक पहले जो सरकार कामकाज करती थी वो विशेष प्रकार की एक समझौते के माध्यम से कंपनियां काम करने लगी, जिसके माध्यम से देश में विकास के क्षेत्र अच्छे होने लगे और देश में विकास की एक तरक्की देखी गई। और जो भारत देश जो विकसित विकासशील देश की श्रेणी में वो आगे और भी ज्यादा अग्रसर हुआ। ठीक है, इसके बाद वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण वह स्थिति होती है, वैश्वीकरण वह स्थिति होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के देशों की आपस में जोड़ होती है। तो वैश्वीकरण तो इसी के माध्यम से कहा जाता है, एलपीजी के माध्यम से देश के विदेशी मुद्रा भंडार को खाली होने की जो समस्या को मिटाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको विशेष रूप से प्रयोग किया था। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां मैंने बता दिया, वैसे सुन लो। बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है, वे कंपनियां होती है जो बाहर की या विदेश की या फिर होती है, इनको सरकार या फिर हर क्षेत्र में एक योगदान देना है। जैसे रेलवे, आधा रेलवे किसी कंपनी को दे दिया, वो सारा देख रेख वगैरह काम काज करेगा, तो वो एक कंपनी होगी, वो बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में हो जाएगी। फिर विश्व भर में उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। देखो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने उदारीकरण को साथ में लेते हुए देश के अंदर, देश के बड़े क्षेत्र को, जैसे आपको पता है अपन यहाँ जो खादी के रूप में जो यूज करते हैं, यहाँ को ज्यादा उत्पादित कर देते हैं, तो विश्व में बेचते हैं, विश्व के बाजारों में बेचते हैं। तो एक आयात और निर्यात, आयात और निर्यात।
आयात है ना, अपने वस्तु को खरीदना और अपन के पास कोई ज्यादा चीज या फिर वस्तु बन गई है उसे विदेशों में बेचना, है ना। तो आयात और निर्यात, आयात और निर्यात के माध्यम से विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से किसने जोड़ा है, वैश्वीकरण ने। किसने, वैश्वीकरण ने। तो यही होती है वैश्वीकरण की प्रक्रिया, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और वैश्वीकरण। फिर है विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। अब आपको पता है, जैसा कि मैंने बताया, जैसलमेर के अंदर पवन ऊर्जा उत्पादित होती है। कौन सी, पवन ऊर्जा। क्या पवन ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनी या हमारे भारतीय या फिर कोई राजस्थान की है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो जो कंपनियां कार्य करती है जिसका नाम सुजलोन है ना, इस सुजलोन नाम की पवन ऊर्जा से संबंधित जो एक विशेष प्रकार की कंपनी है जो बाहर से आई है, और उसने एक जांच के पता किया कि इन हवाओं के माध्यम से अपन पवन ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जो एक अपना एक नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में एक संसाधन हो सकता है। तो इसी प्रकार से विदेशी व्यापार, तो इसी प्रकार वैश्वीकरण के माध्यम से बाजारों का एकीकरण। तो एक देखो, आपने देखा होगा एक छोटी सी कंपनी है, वो कम कम पैसों के रूप में एक थोड़ी सी चलती है। जैसे कोई बाहर से कंपनी आई, उस कंपनी को खरीद लिया, कंपनी को खरीद लिया और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया, एक निवेश किया, और जिसके माध्यम से वो कंपनी अब एक विदेशों में चलने लग चुकी है। तो यही कंपनियां होती हैं जो विदेशी व्यापार के रूप में बाहर आती है, वैश्वीकरण की क्रिया के माध्यम से, वैश्वीकरण की क्रिया के माध्यम से आती है और बाजारों का एकीकरण कर लेती है। देखो अब आपने पहले सिम आती थी, कौन कौन सी, एयरसेल। कैसी, एयरसेल थी। इसके बाद आपने जैसे हच आप कह सकते हो, ठीक है, HUTCH, ठीक है, BSNL वगैरह, ठीक है। तो आपको पता है ये सारी जो एक मल्टी नेशनल जो कंपनियां थी, बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां थी, इन्हीं कंपनियों को एक मुख्य रूप से इसको तो अपना पूरा हाथ ही धोना पड़ा, ठीक है। एयरसेल एक सिम आती थी, एयरटेल नहीं, एयरसेल, ठीक है। और इसके अलावा BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। तो भारत संचार निगम लिमिटेड है, तो आपको पता ही होगा किस प्रकार की एक कंपनी है, इसके माध्यम से भी सिमों का एक किया गया था। तो इसका ये सब कुछ मेरा समझाने का मतलब है, विदेशी व्यापार इसी तरह आगे बढ़ा और बाजारों का एकीकरण हुआ। तो इसी प्रकार ये अपन वैश्वीकरण देख चुके हैं। तो इसी तरह विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे को जोड़ने में, विदेशी व्यापार और बाजारों को एकीकरण करने में और एक बहुराष्ट्रीय कंपनी आगे आने में, इन सबको योगदान किसने दिया है, वैश्वीकरण ने। फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब किसी देश के अंदर जाती हैं, तो वहां के उत्पाद, वहां के श्रमिकों को, वहां की तकनीकी वगैरह यूज की जाती है। तो इसी प्रकार वैश्वीकरण की क्रिया और ज्यादा आगे बढ़ती है। फिर वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं। वैश्वीकरण को प्रभावित हुए सभी कारक करते हैं जिसके माध्यम से एक देश अपनी सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो वे आपको एक बार आप जो प्रभाव करने वाले कारक हैं उनको देख लोगे। इसके बाद उदारीकरण अपन अच्छे से समझ ही चुके हैं। फिर है निवेश, सॉरी विश्व व्यापार संगठन, जिसे बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका पहले नाम था गेट। क्या था, GATT। तो विश्व व्यापार संगठन है जो देश के अंदर विभिन्न प्रकार की सेवाएं देखता है और कौन कौन से व्यापार से संबंधित सारे नियम, कायदे, कानून तय करता है। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मुख्य रूप से 164 देश हैं। कितने देश हैं, 164 देश है, ठीक है, जो कि एक सर्वोच्च संस्था है। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, तो भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव अपन देख सकते हैं। एक समय ऐसा था जब भारत का जो उत्पाद बना हुआ था केवल भारत में ही उपयोग होता था, लेकिन वैश्वीकरण के माध्यम से और उदारीकरण के माध्यम से, LPG, इन तीनों के माध्यम से देश के अंदर देश की व्यवस्था एकदम लचीली हुई, उदार हुई, और इसी के माध्यम से भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में वैश्वीकरण ने अपना प्रभाव डाला। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार के क्षेत्र थे, उनमें अपना प्रभाव डाला। इसके बाद में निवेश, तो निवेश से मतलब ले सकते हो इन्वेस्टमेंट। क्या, इन्वेस्टमेंट।
इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जैसे आप कोई छोटा सा उद्योग या फिर छोटा सा कोई काम शुरू करते हो, उससे पहले जो आप खर्च करते हो उसी को ही अपन इन्वेस्टमेंट के रूप में, निवेश के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए देखा जाता है विदेशी निवेश। तो विदेशी निवेश का मतलब होता है जो बाहर की कोई मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय कंपनी, कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जब किसी देश के अंदर आती है तो कुछ निवेश करती है, उसे ही अपन विदेशी निवेश के रूप में जानते हैं। कैसा निवेश? विदेशी निवेश। विदेशी निवेश के रूप में कौन करती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। कैसी कंपनियां? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया जाता है। तो ये किसी देश के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां अच्छी भागीदारी निभाती हैं। इसके बाद में न्याय संघर्ष, वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। आपको पता होगा वैश्वीकरण ने हर प्रकार के वर्ग के लिए अच्छा प्रभाव नहीं डाला है। इसमें अमीरों के लिए बाकायदा इसने वैश्वीकरण के एक महत्वपूर्ण रूप से एक प्रभाव डाला है, लेकिन गरीबों के लिए इसमें कुछ समताएं हैं। तो आप एक बार इस टॉपिक को देख लीजिएगा। इसके बाद में है उपभोक्ता आंदोलन, कंज्यूमर राइट। क्या है? कंज्यूमर राइट। कंज्यूमर राइट। तो कंज्यूमर राइट ये भी आपका रीड का एक मेन टॉपिक है, और इस टॉपिक का मतलब होता है आप उपभोक्ता होने के नाते, आप उपभोक्ता होने के नाते अगर मार्केट में कोई वस्तु या चीज खरीदने जाते हो तो आपको कौन कौन से अधिकार मिलते हैं। एक वस्तु से संबंधित कोई वस्तु खरीदने से पहले और खरीदने के बाद आपको कौन कौन से अधिकार मिलते हैं, वही होते हैं उपभोक्ता अधिकार। बाजार में उपभोक्ता जैसा पहला टॉपिक है, तो मैंने वैसे समझा ही दिया। आप कोई मार्केट में कोई चीज लेना चाहते हो तो आप जो चीज लेने जाते हो उससे पहले जो पूछते हो वगैरह, तो वो कौन होता है? उपभोक्ता ही होता है। फिर उपभोक्ता इंटरनेशनल, जिसमें 115 देश है। देखो, उपभोक्ता आंदोलन से संबंधित एक विश्व स्तर पे जो संस्था है उसी का नाम है उपभोक्ता इंटरनेशनल, और इसमें वर्तमान में 115 देश शामिल है। कितने? 115 देश शामिल है। 115 देश शामिल है आपके उपभोक्ता इंटरनेशनल में। फिर उपभोक्ता आंदोलन, तो देखो ये उपभोक्ताओं के आंदोलन के रूप में, उपभोक्ताओं को आंदोलन ऐसे थोड़े मिले हैं, उनको काफी एक लंबा संघर्ष या मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद ही उन्हें ये विशेष प्रकार के आंदोलन के रूप में उनको हिस्सेदारी लेने के बाद में ही ये अधिकार मिले हैं। तो उपभोक्ता आंदोलन को आप कैसे परिभाषित कर सकते हो? उपभोक्ताओं को एक बाजार में, उपभोक्ताओं को अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए जो विशेष प्रकार के आंदोलन किए गए उन्हें ही अपन उपभोक्ता आंदोलन के नाम से जाना जाता है। फिर अधिकतम खुदरा मूल्य, जिसे अपन क्या बोलेंगे? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस का मतलब होता है कोई भी वस्तु के ऊपर जो रेट लिखी गई है उसी को ही अधिकतम खुदरा मूल्य, जिसे एमआरपी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आपका भारत के रिलेटेड उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, वो आपके है 24 दिसंबर 1986 को उसकी स्थापना हुई थी। लेकिन पूछा जा सकता है कोबरा, कोबरा क्या है? तो कोबरा का मतलब होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, इसे कहते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अब आपको ये पूछा जा सकता है आईएसओ, एग मार्क, ओके टेस्टेड, ये क्या है? तो इसका मतलब ये होता है आईएसओ, एग मार्क, और इसके अलावा आपने एक खाद्य पदार्थों पे ऐसा हरा, काला, लाल, नीला, ये ऐसे इस प्रकार के जो सिंबल आपने देखे होंगे, तो ये सारे होते हैं लोगो। इसे क्या बोलते हैं? लोगो या शब्द चिन्ह। तो इन्हीं के माध्यम से कोई वस्तु कितनी ज्यादा उपयोगी है और कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसी का ये लेखा जोखा होता है। क्या?
ISO एक मारक, ठीक है। और इसके अलावा बताई मैंने दिया है, जैसे ये सिंबल होते हैं शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी वगैरह, जो ये सिंबल लाल, काला, हरा, नीला अपने अलग अलग उत्पादों पे देखा होगा ना, तो यही है। तो ये कोबरा का नाम पूछा जा सकता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जो कि लागू होता है 24 दिसंबर 1946 को, और उपभोक्ता जो उपभोक्ता अधिकार दिवस है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद ये सवाल आ सकता है कि भारत में किसी उपभोक्ता का हनन होने पर उसे कहां कहां संरक्षण मिल सकता है। तो उपभोक्ता से संबंधित न्यायिक तंत्र है वो 3 प्रकार से है। कैसे? यदि आपका मामला 1 रुपए से लगाकर 20 लाख के मध्य का है, तो आपको जिला आयोग का एक मंच है, वहां जाकर आप उस अधिकार के हनन के लिए जो भी मुआवजा है, जो भी अपनी सुरक्षा है, वो पा सकते हो। फिर दूसरा है राज्य आयोग। तो राज्य आयोग का मतलब होता है 20 लाख से 1 करोड़ रुपए का। 20 लाख से 1 करोड़ रुपए के मध्य अगर आपका कोई भी जन हानि के रूप में आपने कोई चीज खरीदी है, एक उपभोक्ता के रूप में आपका अगर हनन हुआ है, तो आप राज्य आयोग का संरक्षण ले सकते हैं। इसके बाद 1 करोड़ से ऊपर जितनी भी राशि का आपके साथ गबन या फिर कोई आपसे मतलब एक धोखेबाजी हुई है, तो आप राष्ट्रीय आयोग से संपर्क करेंगे और उनका संरक्षण लेकर अपना मुआवजा या अपना संरक्षण प्राप्त करेंगे। इसके बाद आपके एक आया है RTI। RTI जो भारत में लागू होता है, इसका मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। ये अक्टूबर 2005 में लागू होता है। कब? अक्टूबर 2005। अक्टूबर 2005 में आपका राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार लागू होता है। अब ये पूछा जा सकता है, आप उपभोक्ता संरक्षण के तहत अगर मार्केट में जाते हैं, तो आपको एक वस्तु खरीदने से पहले और खरीदने के बाद कौन कौन से अधिकार हैं जो एक उपभोक्ता के हक में होते हैं, तो ये पूछे जा सकते हैं। कौन कौन सा है? चयन का अधिकार, आप किसी ठेले वाले के पास जाते हो, आलू छांट छांट के लेते हो, चुनने का अधिकार, सॉरी चयन करने का अधिकार, ये वस्तु सही है या गलत है। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार का तात्पर्य होता है, ये भाई साहब आलू कितने रुपए किलो दिए, आप भले आलू मत खरीदो, लेकिन आपको एक उपभोक्ता होने के लिए ये हक है कि आप उसके बारे में सारी सूचना प्राप्त कर सकते हो। उसके ऊपर जो एक्सपायरी डेट बनाई गई, जैसे मैकअप डेट, ठीक है, कहाँ बनाई गई है, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, तो इनसे संबंधित आप सूचना प्राप्त कर सकते हो। फिर निवारण का अधिकार, जैसे आपने कोई चीज खरीदी है, वो जैसे डिफेक्ट या फिर गलत आ गई है और वो जल्दी खराब हो चुकी है, तो उससे संबंधित आपको पूरे निवारण का एक अधिकार होता है। तो ये होता है निवारण का अधिकार। फिर है प्रतिनिधित्व का अधिकार। प्रतिनिधित्व का अधिकार का मतलब होता है, अगर कोई व्यक्ति पहले कोई चीज से संबंधित उसे डिफेक्ट या फिर गलत चीज आ जाती थी, तो उसे एक 2-4 जनों का गुट बना के ले जाके फिर संपर्क करना होता, तो ही उसकी शिकायत लिखी जाती थी। लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है। उपभोक्ता होने के नाते आप खुद जाकर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन के माध्यम से सूचना दर्ज कर सकते हो। इसी बोलते हैं प्रतिनिधित्व का अधिकार। इसके बाद सुरक्षा का अधिकार, जैसे आपने चीज खरीदी है, उसके बाद आप पर अगर कोई भी किसी भी प्रकार का गलत तरीका अपनाया जाता है, तो भी आप न्याय की शरण में लेके सुरक्षा का अधिकार प्राप्त कर सकते हो। फिर है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ये मतलब है सरकार को विभिन्न प्रकार के अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करना चाहिए। इसे ही बोलते हैं उपभोक्ता का अधिकार। उपभोक्ता अधिकार मतलब विभिन्न प्रकार के विज्ञापन, ठीक है, विज्ञापन, पोस्टर, ठीक है, पोस्टर और जागरूक सम्मेलन, ये सब कुछ का हकदार भी एक उपभोक्ता है।
इसीलिए कहते हैं उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो कहा जाता है ना, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। तो ये सारे सिंबल हैं, ये आपके उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित हैं। तो इसी प्रकार से जो मैंने बोले हैं वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और इसके अलावा एक बार आप मोटे तौर पर सिर्फ एक बार किताब को ऐसे पलट लेना, ये किताब आपको कवर हो जाएगी। देखो ये सीरीज चलती रहेगी, हम आपको एक ही वीडियो में सारे दे देंगे। ठीक है, आप बस जुड़ी रहिए। ठीक है, आप देखेंगे अगली क्लास के रूप में।